रस धातु के बारे में और डिटेल में जानेंगे, बिकॉज कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। और डिटेल में क्वेश्चन आएगा कि रस धातु की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, स्थान, गुणकर्म बताते हुए रस धातु की वृद्धि और क्षय के लक्षणों को बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि रस धातु के बारे में पूछे, आपका जो भी सातों धातुएं हैं, ठीक है, इन सातों में से किसी एक के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। क्या है? डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। समझ गए? तो ऐसे आएगा कि राइट द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एक्स वाई जेड। कोई भी धातु पूछ ले उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट को फोकस किया गया, इसीलिए पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कि पॉइंट याद रहे। तो सबसे पहले देखो क्या बताया गया है, निरुक्ति बताई गई है, निरुक्ति और परिभाषा, ठीक है। फिर सेकंड हेडिंग आता है स्थान, उसके बाद से गुण, कर्म, प्रमाण, फिर जो भी धातु रहेगा उसका स्रोतस है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ रस धातु फ्रॉम आहार रस, यानी कि फॉर्मेशन कैसे होता है, रस संवहन की क्रिया क्या है, ठीक है। रोल ऑफ बयान और समान वायु रस संवहन में क्या है। फिर हृदय का फंक्शन जानेंगे। क्यों हृदय का फंक्शन जानेंगे हम रस धातु में? बिकॉज की रस व स्रोतस का स्थान कौन सा है। तो श्लोक है ना कि रसवहानम स्रोतंसाम हृदय मूलम च 10 धमन्य, ठीक है। हृदय है ना रसव स्रोतस का, और हृदय के साथ साथ जो 10 धमनियां बताई हैं आचार्य सुश्रुत ने, वो क्या है, आपके रसव स्रोतस के स्थान बताए गए हैं। तो डेट कॉज, इसीलिए यहाँ पे हृदय के फंक्शन के बारे में हम जानेंगे रस धातु में। फिर त्वक सार पुरुष और रस और कफ का आश्रय आश्रय भाव, ठीक है। आश्रय और आश्रय भाव हमने बहुत बार बताया होगा आप लोगों को, ये हो गया। और वृद्धि और क्षय के लक्षणों को जानेंगे। तो इतना टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे रस धातु में। समझ गए? अब देखो सबसे पहले तो हम रस धातु है, तो रस धातु क्या है। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक पॉइंट तो, एक लाइन दो लाइन तो हमें आराम से लिख देना चाहिए कि रस धातु शरीर की सबसे पहली या सर्वप्रथम धातु में से एक है, ठीक है। तो ये अपने मन से लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को बढ़ाया जाता है, आंसर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निरुक्ति इसकी, रस धातु की निरुक्ति क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत क्या इन्होंने कहा कि तत्र रसो गतो धातु अहरह गच्छति इत्यतो रसः। और ये क्या है, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का, बिकॉज की यहाँ पे आचार्य सुश्रुत को मेंशन किया गया। तो सुसु यानी कि सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का 14वें चैप्टर का 14वां श्लोक है। और ये क्या कहते हैं कि रस जो है यह गतिवाचक धातु है। गतिवाचक दैट मीन्स की क्या होता है, यह गति करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता जाएगा। और प्रत्येक समय गति करते रहने के कारण इसे हम रस कहते हैं। बिकॉज की स्टेबल तो है नहीं, जैसे आपकी मांस धातु है या आपके शरीर में जो अन्य धातुएं हैं, उसके कंपेरिजन में जो रस और रक्त होगा, ये क्या है, हमेशा मूव करता रहेगा, हमेशा इसका ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा, ठीक। तो इसीलिए हम इसे रस कहते हैं। तो रस जो है गतिवाचक है, ठीक। अहरह गच्छति इत्यतो रस, समझ गए? इसकी गति, हर समय गति करने के कारण इसे हम रस कहते हैं। अब देखो परिभाषा हम जानेंगे, और परिभाषा भी अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही बताई गई है। डिफिनेशन ऑफ रस धातु क्या है, पंच महाभूत चतुर्विध प्रकार। चतुर्विध प्रकार का अन्न क्या होता है, पान, असन, भक्ष्य और लेह, ठीक है। और षड रस तथा द्विविध वीर्य यानी कि शीत और उष्ण वीर्य होते हैं। युक्त आहार का सेवन करने के पश्चात उचित परिपाक डेट मीन्स की पाचन के पश्चात प्रसाद रूप उत्पन्न शरीर की प्रथम धातु को रस धातु कहते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड न बनाते हुए हम तुम लोगों को यही बता देंगे शॉर्ट में कि जब भी कोई व्यक्ति षड रस युक्त, आप लोग षड रस युक्त क्या करते हैं, भोजन का सेवन करोगे, ठीक है। षड रस युक्त भोजन का सेवन करोगे। सेवन करने के पश्चात क्या होगा, आपके आपके क्या होगा, पाचन होगा, ठीक है। और पाचनों उपरांत क्या होता है, यह जो आहार होता है, पाचन के उपरांत हमने बहुत बार बताया है कि यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला क्या होता है, प्रसाद अंश, और दूसरा होता है किट अंश, ठीक है, प्रसाद और किट। तो प्रसाद भाग से क्या होता है आपका, सबसे पहले आहार रस की उत्पत्ति होती है। और आहार रस से किसका उत्पत्ति होता है, रस धातु का उत्पत्ति होता है। आहार रस से कौन सी धातु बनती है, रस धातु। और आहार रस क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं। तो वही बात इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, तुम लोग इजी लैंग्वेज में भी बता सकते हो कि
पंच महाभूत युक्त और षड्रस युक्त भोजन करने के पश्चात जब पाचन हो जाता है और पाचनों उपरांत किया गया अन्न दो भागों में डिवाइड हो जाता है, प्रसाद और कित्त भाग में। प्रसाद अंश से सबसे सर्वप्रथम आहार रस की उत्पत्ति के पश्चात जो सर्वप्रथम धातु बनती है उसे हम रस धातु के नाम से जानते हैं। तो इतना आसान भी डिफिनीशन जो हमने बोला वो भी लिख सकते हो, बाकी नोट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो आप जो आपको सुटेबल हो दोनों में से कोई भी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका स्थान क्या है। ठीक है, तो यही स्थान होगा, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही ये भी है कि तस्य च हृदय स्थानम। जैसे हमने बताया ना कि रसो स्रोतस का मूल क्या है, तो मूल क्या है आपका हृदय मूलम च दशदमनया। तो यही है, रस धातु का स्थान क्या है, हृदय में बताया गया है। तस्य च यानी कि यह उसका है, क्या है, हृदयम स्थानम, हृदय किसका, रस का। ठीक है, तो हृदय से रसवाही 24 धमनियों के द्वारा रस का संपूर्ण शरीर में संचरण होता है। और ये 24 धमनियां कौन कौन सी हैं, तो 10 जो होती हैं उधर्वगामी, उधर्वगामी दैट इज द अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। और 10 जो है अधोगामी यानी कि डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट होगा। और 4 जो है तिर्यक, तिर्यक मतलब इधर उधर। ठीक है, कहीं पे भी मूवमेंट होता है, तिर्यक मूवमेंट होगा। तो ये 4 ऐसी धमनियां, धमनी मतलब आर्टरीज होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रस का स्थान, याद रहेगा। रस धातु का स्थान क्या है, हृदय है। श्लोक याद कर लेना, तस्य च हृदय स्थानम। ठीक है, 24 धमनियां पाई गई हैं, जिसमें से 10 अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, 10 डाउनवर्ड्स में और 4 तिर्यक गति में। ठीक है, अब देखो गुण हम जानेंगे इसके पश्चात। रस धातु का गुण क्या होगा, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रस धातु। गुण मतलब प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रस धातु तो क्या क्या है, सबसे पहले द्रव। तो द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो रस और रक्त दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। स्निग्ध होता है, अनकॉन्टेस्ट। ठीक है, श्लक्षण यानी कि स्मूथ होता है। गतिमान होता है यानी कि मूविंग, मूव करता रहता है, बिकॉज ऑफ लिक्विड होने के कारण हमेशा मूव करता रहता है। और शरीर को धारक और पोषण प्रदान करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सभी धातुओं के गुणों में लिखोगे। बिकॉज ऑफ धातु क्या करते हैं, धातु शरीर को धारण और पोषण दोनों प्रदान करते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है यह क्या है, आप लोगों का प्राणों की रक्षा करेगा एग्जाम में। ठीक है, एक पॉइंट ये सभी धातु में लिख दोगे, याद रहेगा, क्योंकि सभी धातुओं का एक ही गुण है कि शरीर को धारण और पोषण प्रदान कर देंगे। बाकी रस और रक्त लिक्विड होता है, ठीक है। स्निग्ध होगा, तो स्निग्ध कौन होता है, तैल भी स्निग्ध होता है ना, स्लिपरी होता है। श्लक्षण होगा स्मूथ, और गतिमान मतलब मूव करता रहता है। ठीक, तो ये गुण हो गया। अब देखो हम कर्म के बारे में जानेंगे, यानी कि फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन इसका मुख्य कर्म तो हो गया फंक्शन इसका। तो फंक्शन इसका यही बताया है, प्रीणन। प्रीणन मतलब नरिश करना। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द रस धातु। कर्म में यही है, श्लोक भी रस रसस तुष्टिम प्रीणनम रक्तम पुष्टिम च करोति। और ये भी बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, सबसे पहले तो कहा कि तुष्टि मतलब तृप्ति और प्रसन्नता को उत्पन्न करेगा। रसस तुष्टिम प्रीणनम, प्रीणनम दैट इज द पोषण। प्रीणन का अर्थ क्या होता है, पोषण। जैसे यहाँ पे प्रधान कर्म ही रस धातु का क्या है, प्रीणन है, यानी कि पोषण प्रदान करना। और फिर क्या है, रक्त की पुष्टि करना। तो ये हमेशा याद रखना, हमने क्या बताया है कि जो धातु चल रही है वो अपने नेक्स्ट आने वाली धातु का क्या करेगी, पोषण करेगी। तो जब तुम लोग रक्त धातु के बारे में पढ़ोगे तो रक्त धातु किस धातु का पोषण करेगा, मांस धातु का। जब मांस धातु पढ़ोगे तो मांस धातु किस धातु का पोषण करेगा, मेद धातु का। मेद धातु किस धातु का पोषण करेगा, अस्थि का। ठीक है, मांस मेद अस्थि। हाँ, अस्थि धातु किसका करेगा, मज्जा का। और मज्जा धातु शुक्र धातु का पोषण करेगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो इसमें कोई भी अलग नहीं है, बस प्रधान कर्म याद होना चाहिए। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रस धातु, दैट इज द नरिशमेंट, यानी कि प्रीणन करना। ठीक है, एक लाइन में प्रीणन करेगा और आगे आने वाली धातु का पोषण करेगा। तो रस के बाद कौन सी धातु आती है, रक्त धातु। तो इसका निर्माण करता है। ठीक है, इसका पोषण प्रदान। अब देखो एक और चीज है इसमें कि शरीर में स्थौल्य यानी कि ओबिसिटी तथा कासेर यानी कि इमेसिएशन पूर्णतः रस धातु पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब मोटापा और दुबलापन। ठीक है, दुबलापन और मोटापा दोनों ठीक किस पे डिपेंड करता है, रस धातु पे। समझ गए, जितना ज्यादा रस धातु उतना ज्यादा ओबिसिटी।
और जितना कम रस धातु उतनी ज्यादा दुबलापन, पतलापन, इमेसिएशन, कासरेता का, ये सब डिपेंड करता है रस पे। अब देखिए स्तन्य तथा आर्तव की उत्पत्ति रस धातु से हुई होती है, और स्तन्य और आर्तव क्या है? दैट इज द उपधातु ऑफ रस धातु। श्लोक है ना, रसात स्तन्यम स्त्रिया रक्तम सृंजा कंडराशिरा। तो रसात स्तन्यम स्त्रिया, स्त्री किसका पर्याय है? आर्तव का। तो यही लिखा है नोट्स में कि स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति रस धातु से होती है, और ये दोनों क्या है? रस धातु की उपधातु है। समझ गए? अब आ जाओ प्रमाण की बात करेंगे, यानी कि क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी कितना होता है? क्वांटिटी समझ रहे हो, जैसे कि तुम लोग 250 ml का कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, या 1 लीटर दूध लेते हो, दैट इज द क्वांटिटी, यानी कि प्रमाण होता है। समझ गए? मेजरमेंट जो हम इसको कर रहे हैं, तो लिक्विड है तो लिक्विड को हम लीटर में मैनेज करेंगे। और आयुर्वेद किस में मेजर करता है? अंजलि प्रमाण। आयुर्वेद में कौन सा प्रमाण होता है? अंजलि, जिसको अंजुलि कहते हो, हाथों में ऐसे अंजुलि बनाया जाता है ना, ये। तो इसके बारे में बात हो रही है। तो क्या कहा है? रस धातु का प्रमाण नवा अंजलस्य पूर्वस्य आहार परिणाम धातु यह रसम इत्या अच्छते, यानी कि नव अंजलि किसका प्रमाण है? आपके रस धातु का। मतलब कि ऐसा नहीं कि नौ अंजलि उस व्यक्ति का, जैसे मान लो हमारे अंदर, हमारे अंजलि का, हमारा जो ये अंजलि है, हमारे अंजलि का 9 अंजलि रस धातु होना चाहिए। तुम्हारे अंजलि का नहीं, तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे अंजलि से 9 अंजलि रस धातु का प्रमाण होना चाहिए। समझ गए? तो ये रस धातु का प्रमाण होगा, क्वांटिटी। अब देखो फॉर्मेशन हम जान रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ रस धातु फ्रॉम आहार रस कैसे फॉर्मेशन होता है, तो ये तो बहुत बार हमने बता दिया, लेकिन फिर जान जाओ, टॉपिक में है भी। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, भोजन किए, ठीक है, भोजन ग्रहण करने के बाद आपका डाइजेशन हुआ, पाचन के उपरांत वह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, प्रसाद और पित्त भाग में। प्रसाद अंश से क्या बनता है? आहार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आहार रस का फिर जठर अग्नि में पाचन होगा, और जठर अग्नि पुनः 2 है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है, प्रसाद और पित्त भाग में। प्रसाद भाग से अन्न रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और पित्त भाग से पूरी स्वेद यानी कि मलों की उत्पत्ति होती है। किसकी? मल की। पित्त भाग यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट, समझ जाओ। और प्रसाद यानी कि यूजफुल जो यूजफुल सब्सटेंसेज है, ये आपके हैं प्रसाद भाग, ठीक। अब देखो हमने अग्नि बताई है 13, तो जब धातुओं का पोषण हो रहा है तो यहाँ पे धातु अग्नियां काम करेंगी। जठर अग्नि ने काम कर लिया, पचा लिया, पचा करके उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्रसाद और पित्त भाग में। अब यहाँ पे धातु अग्नियां काम करेंगी, और जब रस धातु बन रहा है तो कौन काम करेगा? रस अग्नि कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अन्न रस पे रस अग्नि ने पाचन किया, और रस अग्नि पाचन करके पुनः इसको 2 भागों में अन्न रस को डिवाइड कर देती है, प्रसाद और पित्त भागों में, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि रस धातु का मल क्या है? तो रस धातु का मल आता है कफ। एमसीक्यू में आ सकता है 2 नंबर का। रस धातु का मल क्या है? कफ है। और प्रसाद भाग से क्या बना? फिर 2 भागों में डिवाइड हुआ, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से क्या बनता है? रस धातु की उत्पत्ति होती है स्थूल भाग से, और सूक्ष्म भाग से उपधातु और रक्त सधर्मी अंश। तो रक्त सधर्मी अंश समझ रहे हो, जैसे तुम लोग जब मॉडर्न में हम आरबीसी पढ़ाते हैं, तो आरबीसी में क्या क्या आता है तुम्हारा? मान लो कि इसमें इससे रिलेटेड प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है, ठीक, हीमोग्लोबिन वगैरह, तो जितने भी सेल्स होते हैं ये सब रक्त सधर्मी अंश, ठीक है, ये सब रक्त सधर्मी अंश। और स्थूल भाग रस धातु, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो रसवा स्रोतस का स्थान क्या है? जो हमने श्लोक बोला था वो श्लोक आ गया, रसवाहनम स्रोतसम हृदय मूलम दशश्च धमन्य, यानी कि रसवा स्रोतस का मूल स्थान क्या है? हृदय व 10 रसवाही धमनिया है, ठीक है, ये याद रखना श्लोक। अब आ जाओ रस संवहन, एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर रस धातु नहीं देता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। रस संवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रस धातु क्या है? तो श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा भी है, इजिली याद हो जाएगा। ब्याने न रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्व, तो सर्वत ओजसम, ओजसम है ये, सब संधि विच्छेद करोगे, सर्वत धन ओजस, ठीक है, ओजसम मिलाकर क्या हो जाएगा? सर्वोजसम हो जाएगा, देहे विक्षेपते सदा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्याने न रस धातु रे विक्षेपोचित, विक्षेपोचित कर्म दैट इज द क्या होता है कि विक्षेपण कर्म करता है, यानी कि मूवमेंट करना। किसका है? आपका जो ब्यान वायु की प्रेरणा से, ठीक है, ब्यान है ना यहाँ पे, ब्याने न, ब्यान वायु हमने पढ़ाया था वायु के वेद में, तो ब्यान वायु की प्रेरणा से जो रस धातु है
वह हमारे संपूर्ण शरीर में विचरण करती है, मूवमेंट करती है। और इसका स्थान क्या है? हृदय है, और हृदय रस व स्रोतस का भी मूल स्थान है। समझ गए? तो ये हो गया आपका रस धातु का। अब देखो फंक्शन, ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क्स का आ सकता है। हृदय का फंक्शन, और हृदय का फंक्शन अगर लिखा है, हार्ट फंक्शन नहीं, हृदय फंक्शन। हृदय फंक्शन पूछा तो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, और वो क्या होता है? तो हृदय शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। क्या? ह्री, द, य। देख नहीं रहे हो यहाँ पे? अगर ह्री, धन, द, धन, य, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हृदय आपका। ठीक है, तो ह्री का अर्थ क्या होता है? ह्री का अर्थ होता है हरति, यानी कि लेता है। तो हृदय शरीर से पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स तथा ऑक्सीजन को लेता है। ठीक। द का अर्थ क्या हो गया? ददाति मतलब देता है। तो हमें क्या देता है? हमारे बॉडी को क्या देता है हृदय? तो हृदय संपूर्ण शरीर को पोषण और ऑक्सीजन देता है। और यह यानी कि याति मतलब काम क्या करता है? तो हृदय जीवन पर्यंत कार्य करता है। तो इसीलिए हमारा हार्ट बीट जो है हमेशा चलता रहता है। जब स्टॉप हुआ डेट कॉज द, इसका मतलब कि वो व्यक्ति जो है मर गया। ठीक है, एक्सपायर हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। तो हृदय हमेशा चलता रहता है, ये इसका फंक्शन हो गया। अब देखो हृदय रस रक्त परिभ्रमण क्या है? तो हृदय रस तथा रक्त धातु के परिवहन का कार्य करता है, और व्यान वायु की प्रेरणा से रस तथा रक्त हृदय के माध्यम से शरीर में संचरण करते हैं। ठीक है, कौन संचरण करा रहा है? तो बस ये याद रखो, व्यान वायु। ठीक है, व्यान वायु के माध्यम से यह संचरण करेगा, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट इसका होता रहता है। समझ गए? अब देखिए त्वक सार पुरुष है, तो त्वक सार पुरुष, तो त्वक मतलब क्या होता है? त्वचा। तो देखो शरीर में स्थित रस धातु की सम्यक स्थिति का ज्ञान अनुमान द्वारा किया जा सकता है। जैसे कैसे जानोगे कि हमारे शरीर में रस धातु जो है नॉर्मल स्टेट में है, सम अवस्था में है? कैसे जानेंगे? तो देख कर ही जान जाएंगे हम, बिकॉज कि रस का त्वचा से डायरेक्टली संबंध रहता है, इन प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि रस धातु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए रस धातु की सम्यक स्थिति का ज्ञान त्वचा के माध्यम से किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है ये भी जान जाओ। जब रस धातु की कमी हो जाएगी तो वह व्यक्ति, अगर मान लो उसका रंग जो है, अगर मान लो कि गोरा है, ठीक है, या मान लो कि गेहुअन कलर का है, तो उसमें चेंजेज आएंगे, स्किन कलर में चेंजेज आ जाएंगे। उसके साथ साथ स्किन जो है ड्राई हो जाएगा, रुक्षता हो जाएगी। ठीक, तो इससे हम जान जाएंगे कि इस व्यक्ति के शरीर में रस धातु का क्षय हो रहा है, रस धातु की कमी हो रही है। तो इसलिए हमने बोला कि त्वक सार पुरुष डेट इज द, कि आपके रस धातु का आपकी त्वचा के साथ प्रोपोर्शनली क्या है? संबंध है। ठीक है, तो ऐसे हम जान जाएंगे। अब देखो त्वक सार पुरुष का लक्षण क्या है? आचार्य चरक कहते हैं क्या है? अगर सम अवस्था में आपके शरीर में रस धातु है तो कैसा होगा? चरक विमान स्थान में बताया चरक ने, तत्र स्निग्ध लक्षणम मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा स प्रभेव च त्वक साराणाम। तो क्या करता है? अगर त्वक सार पुरुष का लक्षण, अगर आपके शरीर में क्या है? रस धातु सिमिलर अवस्था में, सम अवस्था में है, तो तत्र स्निग्ध रहेगा। आपका त्वचा जो है क्या रहेगी? स्निग्ध रहेगी। ठीक है, सलक्षण रहेगा, मृदु यानी कि सॉफ्ट रहेगा, प्रसन्न मतलब आपका चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी, सूक्ष्म अल्प गंभीर, और आप गंभीर रहेंगे, सुकुमार लोम मतलब आपके जो लोमे हैं यानी कि बॉडी हेयर्स है वो भी क्या होंगे? कोमल रहेंगे, स्वप्रभेव त्वक साराणाम, और आपकी प्रभा भी यानी कि स्किन की कॉम्प्लेक्शन भी क्या रहेगा? तेज रहेगा आपकी स्किन पे। ठीक, तो ये क्या है? लक्षण है किसका? त्वक सार पुरुष का लक्षण है। अब लास्ट टॉपिक है यहाँ पे आश्रय और आश्रय भाव, क्षय और वृद्धि के लक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या बताया है? कफ दोष इज आश्रय इन रस धातु। तो ये हमने आश्रय और आश्रय बताया है। जैसे हम इस कमरे में हैं तो यह कमरा हमारे लिए क्या है? आश्रय है, और हम क्या कहलाएंगे? आश्रय कहलाएंगे। ऐसे ही आपका शरीर जो है आश्रय है, किसके लिए? आत्मा के लिए, दोषों के लिए और धातुओं के लिए। तो यही जो है कफ दोष किसका आश्रय है? रस धातु का, क्योंकि रस धातु का जो है किट भाग से डेवलप हो रहा है ना कफ, यानी कि रस धातु का मल कहा गया। तो रस धातु की वृद्धि होने से कफ दोष की, तथा कफ दोष की वृद्धि होने से रस धातु की वृद्धि होती है, हमेशा याद रखना। रक्त की वृद्धि से पित्त बढ़ता है, रक्त के क्षय से पित्त का क्षय होता है, और रस धातु के बढ़ने से कफ दोष शरीर में बढ़ेगा, और कफ दोष का क्षय होने से रस धातु का क्षय होगा। समझ गए? दैट इज द आश्रय आश्रय भाव।
अब देखो वृद्धि और क्षय का लक्षण रस धातु का, और रस धातु की वृद्धि का क्या लक्षण है, रसो अपि श्लेष्मवद, यानी कि रस वृद्धि के लक्षण कफ वृद्धि के समान होते हैं। और वो क्या था, कफ, तो उसमें हमने बताया था, इसीलिए आज हम शुरू में ही तुम लोगों से पूछे हैं कि लक्षण बताओ, जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो सब हवा हो गए। तो क्या कहा है इन्होंने कि रसो अति वृद्धो, यानी कि रस की अति वृद्धि हो जाने से क्या होता है, हृदय उत्क्लेद, हृदय में उत्क्लेद यानी कि पल्पलेशन, हार्ट का पल्पलेशन ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोसेकम, प्रोसेक यानी कि सलाइवा का सेक्रेशन होना, सलाइवा सेक्रेशन एक्सेसिव मात्रा में, ठीक है, सलाइवा का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। फिर उसके साथ साथ क्या होगा, च अपयादिति, यानी कि ये सब होते हैं किसका, रस धातु की वृद्धि होने पे। याद रहेगा, रसोवती वृद्धो, हृदय उत्क्लेद यानी कि हार्ट का पल्पलेशन बढ़ जाता है, प्रोसेकम च आदेति यानी कि, और उसके साथ साथ एक्सेसिव सलाइवा सेक्रेशन होता है, तो मुख से लार टपकेगा, सलाइवा टपकता है, तो ये रस वृद्धि का लक्षण है। रस का क्षय का लक्षण क्या होगा, रस धातु का अगर क्षय होगा, कमी हो जाए शरीर में, तो रस रसे रुक्षम यानी कि रुक्षता हो जाएगी, शरीर में रुक्षता, ड्राइनेस हो जाएगा। श्रम मतलब थका थका सा फील होगा। शोषो, शोष मतलब कि कोई भी क्या हो जाएगा, जैसे कि जैसे लगेगा कि सूखा सूखा सा लगेगा, शोष मतलब सूखापन, ड्राइनेस, ठीक है, ग्लानि हो जाएगी। उसके साथ साथ शब्द असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता मतलब कि बोलने में आपको कष्ट होगा, आवाज बहुत अच्छी आवाज नहीं निकलेगी, स्लो स्लो, धीमा धीमा आवाज निकलेगा। तो ये क्या है, अष्टांग हृदय के अनुसार है, और यह रस धातु के क्षय होने के लक्षण है। तो ये हिंदी में भी है, रस में शरीर में रुचता, थकावट, सोच, ग्लानि और बोलने में कष्ट आदि लक्षण दिखाई देते हैं।